अब तक आपने देखा कि राजकुमार राजकुमारी के महल तक पहुंच गया है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा लेगा, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। राजकुमार शहर में खूब घूमा, पद्मिनी के महल पर भी गया, किंतु उसे लगा कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है। उसके लिए और कुछ सोचना होगा। नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि राजकुमार अपने को ही भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने कभी भी नहीं देखा था। जगह जगह हरी दूबे की कालीनें बिछी थी और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर महक रहा था। जगह जगह गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। सड़कें बड़ी साफ सुथरी थी, गंदगी का कहीं नाम भी नहीं था। राजकुमार यह सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था, जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह अदृश्य तो हो गया है, पर अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह अब क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके सामने खड़े हैं। वह कह रहे थे कि यह लो दूसरी डिबिया, जिसकी भभूत खाते ही तू अपने असली रूप में आ जाएगा। राजकुमार ने खुश होकर दूसरी डिबिया ले ली। बाबा अंतर ध्यान होते होते कह गए कि दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना, यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस तुझे यहाँ कच्चा ही खा जाएंगे। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते उसने काला और सफेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल को जलाना था कि राक्षसों की फौज आकर खड़ी हो गई। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते सारे राक्षस धराशायी हो गए। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफेद बाल जलाकर देव की फौज को बुला लिया। उनको उसने आदेश दिया कि समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दे। पलक झपकते ही एक बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया। उनमें हीरे जवाहरात भरे थे और तरह तरह के आभूषण थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। यह सब होते ही नगर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर मौजूद था और उनके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में भी पहुंच गई। पद्मिनी ने यह सब सुना तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा, उस व्यापारी को हमारे सामने लाओ। तुरंत पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचे और पद्मिनी का आदेश कह सुनाया। राजकुमार तो यही चाहता था। वह पद्मिनी से मिलने महल पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया। फिर उसने उसका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, वहाँ क्या करते थे? राजकुमार, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार, सुना था आप आभूषणों और हीरे जवाहरात की परखी और प्रेमी हो। पद्मिनी, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो? राजकुमार, जी हाँ। तो कहाँ है? राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे मेरा जहाज खड़ा है। पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? राजकुमार, अवश्य, मैं तो यहाँ इसी के लिए आया हूँ। पद्मिनी, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आएगा, उसके साथ कुछ बढ़िया आभूषण ले आना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा तो ले ली, लेकिन उसके रूप से इतना मोहित हो गया कि अपनी सुधी बुद्धि खो बैठा। वह मुड़ मुड़ कर पीछे ही देखता था। पद्मिनी के मोह जाल में फंसा राजकुमार जब अपने जहाज पर आया तो पद्मिनी उसकी आंखों में घूम रही थी। राजकुमार की भूख प्यास नींद सब उड़ गई थी। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। और बाबा बोले, क्या तुम अपने उद्देश्य को भूल गए हो? ऐसी जगह देरी नहीं करना चाहिए, कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। राजकुमार सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ।
उसने अलमारी खोली और उनमें से आभूषण निकाले। उसने ऐसे आभूषण चुने जिन्हें देखकर पद्मिनी खुश हो उठे। आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया कि पद्मिनी उसे भूल गई। शाम को जब वह निराश हो गया था तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही तैयार बैठा था। राजकुमार दूत के साथ चल दिया। जब वह महल पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतजार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर शीशे लगे थे। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने और राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजकुमार ने आभूषण दिखाने शुरू कर दिए। पद्मिनी एक एक आभूषण को हाथ में लेकर अपने शरीर से लगाकर शीशे में देखती कि कैसा लग रहा है, और जो उसे पसंद आता उसे एक और रख देती। कभी कभी वह राजकुमार की भी सलाह ले लेती। आभूषण को देखते देखते काफी देर हो गई तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमाने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी। राजकुमार वहां से अपने जहाज में लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीजें निकाली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और दोपहर होने से पहले वह महल पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश एक ही थे। पद्मिनी ने कहा, यह क्या है? राजकुमार, अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा, यह तुमने क्या सोचा? इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरी भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने के लिए राजी हो गई। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आ गई। वहां आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतनी लीन हो गई कि वह समय को ही नहीं, अपने को ही भूल गई। काम निपटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप कहाँ जाओगी और कैसे जाओगी? पद्मिनी चकित होकर बोली, क्यों? राजकुमार, क्यों? क्या देखती नहीं हो कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं? पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंगल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी मछली की तरह तड़पड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी कहानी सुना डाली। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी अब राहत काफी हद तक महसूस कर रही थी और फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वह तो हो चुका था। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। अचानक जहाज बड़े जोर जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारता रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो गया। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी। वह सो गई, पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था?